और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पाने के लिए वो जांबाज भारत के रक्षा मंत्रालय के मुख्य रक्षा सचिव के सामने मौजूद था, जो उससे कह रहे थे, भाई तुम्हारी जांबाजी, तुम्हारी देशभक्ति और दुश्मनों पर कहर बनकर टूटने का तुम्हारा जज्बा देखकर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री ने ये सिफारिश की है कि हम ऑपरेशन पाक साफ नाम के मिशन को तुम्हें सौंपें। थैंक यू सर, इट्स माय प्लेजर। क्या मैं इस ऑपरेशन पाक साफ के विषय में कुछ जान सकता हूँ? अरे भाई कुछ नहीं, सभी कुछ जान सकते हो। इतना कहकर मुख्य रक्षा सचिव ने एक फाइल उसके सामने रख दी और बोले, इस फाइल में ऑपरेशन पाक साफ से संबंधित हर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके ब्लूप्रिंट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन सरसरी तौर पर हम तुम्हें बता दें कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पाक साफ इसीलिए रखा गया है क्योंकि इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के जितने भी नापाक इरादे हमारे देश के प्रति हैं, या तो उन सब का सफाया हो जाएगा या खुद पाकिस्तान का सफाया हो जाएगा। इस फाइल में मौजूद हर एक इंफॉर्मेशन को कई बरसों की कड़ी मेहनत और कुर्बानियों के बाद रॉ के एजेंट्स ने इकट्ठा किया है। अगर हम यूं कहें कि इस फाइल में जो इंफॉर्मेशंस मौजूद हैं वो पाकिस्तान के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित होगी तो ये गलत नहीं होगा। वाओ, मैं इस फाइल को तुरंत देखना चाहूंगा। इसीलिए तुम्हें ये फाइल दी गई है मेजर। इस फाइल को देखो, पढ़ो, समझो और बताओ कि इस फाइल में मौजूद इंफॉर्मेशन के बल पर पाकिस्तान पर हमला करने की तुम कौन सी और कैसी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तुम्हारी स्ट्रेटेजी को देखने और सुनने के बाद ही आगे का प्लान किया जाएगा। इतना कहकर रक्षा सचिव उठते हुए बोले, इस फाइल को स्टडी करने में तुम्हें कोई डिस्टरबेंस ना आए, इसलिए हम तुम्हें अकेला यहाँ छोड़े जा रहे हैं। जब जरूरत हो तो हमें बुला लेना। ये कहकर रक्षा सचिव बाहर चले गए। अंदर वो अकेला रह गया, ऑपरेशन पाक साफ नाम की उस फाइल के साथ, जिसका पहला पेज पलटते ही उसकी आंखें चमकने लगी थी। न सिर्फ चमकने लगी बल्कि बार बार झपकने भी लगी, और जैसे जैसे उसके हाथ उस फाइल के पेजों को पलट रहे थे वैसे वैसे उसकी आंखों के झपकने की रफ्तार भी तेज हो रही थी। ऑपरेशन पाक साफ की पूरी फाइल देखने के बाद उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैरने लगी। उसने अपना सिर झुकाकर अपने शरीर को ठीक वैसे ही एक झटका दिया जैसे कि उबाई आई हो। अगले ही पल उसके हलक से निकलकर एक छोटा सा कैप्सूल उसके दांतों में फंसा नजर आने लगा, और इसी के साथ उसने एक बार फिर ऑपरेशन पाक साफ की फाइल का अवलोकन करना शुरू किया। अब जैसे जैसे वो फाइल के पेज पलट रहा था वैसे वैसे उसके दांतों में थमे कैप्सूल से कोई द्रव्य निकलकर फाइल के पेजों पर स्प्रे हो रहा था। जल्द ही, सर मैंने सारी फाइल को रीड कर लिया है, आप इसे संभाल कर रख सकते हैं। फाइल को लॉकर में रखने से पहले मैं इसको देखना चाहूंगा ताकि मैं हाई कमान से बात करके तुम्हें बताता हूं कि एक्शन कब से शुरू करना है। अब इससे पहले कि रक्षा मंत्री उस फाइल का अवलोकन कर पाते, वो खड़ा होकर तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। उसे अपनी तरफ बढ़ता देख रक्षा सचिव बोले, क्या हुआ? सर शायद आपको मालूम नहीं है कि आज मेरे पापा की बरसी है। आपको देखकर पता नहीं मुझे क्यों उनकी याद आ गई। मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ, इजाजत है? आई अंडरस्टैंड। और फिर तुम्हारे जैसे जांबाज सिपाही हमारे पैर छुएं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। थैंक यू सर। ये कहते हुए वो रक्षा सचिव के पैर छूने के लिए उनके पैरों की तरफ झुकता चला गया। थोड़ी देर बाद अपने ऑफिस से बाहर निकलते हुए रक्षा सचिव ने जब अपने ऑफिस के चारों तरफ कमांडोज का घेरा देखा तो चिल्लाकर पूछा, ये सब क्या है? और तुरंत ही ऑफिसर ग्रेड का एक कमांडो भागता हुआ रक्षा सचिव के पास पहुंचा और पूरे सम्मान से बोला, हमें रक्षा मंत्रालय की तरफ से आदेश दिया गया है कि हम गुप्त तरीके से आपके ऑफिस को चारों तरफ से घेर लें और किसी भी अनवांटेड व्यक्ति को इस ऑफिस से ना निकलने दिया जाए। ऐसा क्यों? सर आई डोंट नो, हमें जो कहा गया है वो हमने किया। ओह, तो तुमने हमारे ऑफिस को चारों तरफ से घेर लिया है और किसी को भी तुम यहाँ से नहीं जाने दे रहे हो। हमें भी नहीं जाने दोगे? क्या आप बात कर रहे हैं सर? आप कोई अनवांटेड पर्सन थोड़ी ना हैं। आप रक्षा सचिव हैं, आपको कौन रोक सकता है? अगर ऐसा है तो प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। हमारी एस्कॉर्ट्स और हमारी गाड़ी बुलवाइए। हमें तुरंत रक्षा मंत्री साहब से मिलकर वापस यहाँ आकर यहाँ की सिचुएशन को समझना भी है और उसे संभालना भी है। अभी लीजिए सर। इतना कहकर उस अफसर ने एक तरफ दौड़ लगा दी। 1 मिनट से पहले ही एस्कॉर्ट्स और उनके बीचों बीच घिरी रक्षा सचिव की स्पेशल बुलेट प्रूफ एंडेवर गाड़ी रक्षा सचिव के सामने आ पहुंची। अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठते हुए रक्षा सचिव ने अपने ऑफिस की तरफ ऐसे मुस्कुराकर देखा जैसे वो उसे हमेशा के लिए अलविदा कह रही हों।
भारतीय रक्षा मंत्रालय के उस बड़े और विशेष मीटिंग रूम में इस समय रक्षा मंत्री खुद मौजूद थे और उनके सामने मुख्य रक्षा सचिव रमन अग्निहोत्री मौजूद था। माननीय राष्ट्रपति से गार्ड ऑफ ऑनर लेने और वीर पदक हासिल होने के बाद ऑपरेशन पाक साफ की फाइल उसने आपसे हासिल कर ली। फिर रक्षा मंत्री रक्षा सचिव की तरफ पलटकर बोले, क्यों सचिव अग्निहोत्री साहब, यही हुआ ना? रक्षा सचिव रमन अग्निहोत्री ने थूक निगलते हुए जवाब दिया, जी जी मंत्री साहब, ऐसा ही हुआ। उस छलावे ने हमारे विशेष ऑफिस के रूम में आराम से बैठकर ऑपरेशन पाक साफ की फाइल को स्टडी किया। फिर जब हमने उससे फाइल ले ली और फिर फाइल देखने के बाद वो हमारे पैर छूने के बहाने हमारे पास आया। फिर पता नहीं उसने क्या किया कि हम बेहोश होकर गिर गए। उसके बाद क्या हुआ हमें मालूम नहीं। हमें मालूम है उसके बाद क्या हुआ। तुम्हें बेहोश करने के बाद वो छलावा तुम्हारे बेहोश शरीर को खींचकर तुम्हारे ऑफिस के अटैच बाथरूम में ले गया। वहां उसने तुम्हारे सारे कपड़े उतार कर तुम्हें अच्छी तरीके से बांध दिया और फिर तुम्हारे कपड़े पहनकर और तुम्हारा रूप धरकर वो आराम से वहां से निकल गया। और ऐसा तब हुआ था जब किसी आशंका की संभावना से हमने तुम्हारे ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी टाइट करवा दी थी और किसी भी अनवांटेड पर्सन को बाहर नहीं जाने देने का आदेश भी दे दिया था। लेकिन जब वो खुद रक्षा सचिव के रूप में बाहर निकलने वाला था तो भला रक्षा सचिव को कौन रोक सकता है? जी सर, यही बात थी। लेकिन इसमें अच्छा ये हुआ कि ऑपरेशन पाक साफ जैसी बेहद सीक्रेट फाइल उसकी चपेट में आने से बच गई। हमने उस फाइल को उससे लेकर अपने हाथों से स्ट्रांग रूम में रख दिया था। गुड, वेरी गुड। क्या हम उस फाइल को देख सकते हैं? जी क्यों नहीं, मैं उस फाइल को साथ लाया हूँ। ये कहते हुए रक्षा सचिव रमन अग्निहोत्री ने ऑपरेशन पाक साफ की फाइल रक्षा मंत्री के सामने रख दी। रक्षा मंत्री ने कुछ देर फाइल को देखा और फिर उसे जोर से टेबल पर पटक कर बोले, ऑपरेशन पाक साफ की ये फाइल सीक्रेट जरूर है, लेकिन ऐसा भी क्या सीक्रेट कि एक अक्षर भी नजर ना आए? सर समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जिसे तुम ऑपरेशन पाक साफ की फाइल बता रहे हो वो एक रद्दी कागजों के ढेर के सिवा कुछ नहीं है। मतलब ये कि इस फाइल में वो रद्दी कागज भरे हुए हैं जो एकदम कोरे हैं, उन पर एक भी शब्द नहीं लिखा हुआ है। सब देख लो अपनी आंखों से। इतना कहकर रक्षा मंत्री ने फाइल को सभी के सामने उछाल दिया। जिसने देखा वो चकित था। सचमुच फाइल का हर कागज कोरा था, किसी पर भी एक शब्द नहीं लिखा था। रक्षा सचिव तो ऐसे बोला जैसे उसे हैरानी का अटैक पड़ गया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ऑपरेशन पाक साफ की इस फाइल के सारे कागज कोरे कैसे हो सकते हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जवाब वहां मौजूद एक दूसरे सचिव ने खड़े होकर दिया। देखिए, ये राइटिंग इरेजर स्प्रे का कमाल है सर। हम अपने एजेंट्स को अक्सर ऐसे स्प्रे देकर रखते हैं। उस स्प्रे में जो केमिकल होता है उसे लिखे हुए कागज पर डालने के बाद वो केमिकल कागज पर लिखे हुए सभी अक्षरों को ऑटोमेटिकली इरेज कर देता है। ओह माय गॉड। इतना कहते हुए रक्षा सचिव अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर बैठ गया। ठीक तभी रक्षा मंत्री राजकुमार सिंह के फोन की घंटी बज उठी। उन्होंने फोन रिसीव करके अपने कान से लगाया। उधर से कुछ कहा गया जिसे बहुत ही गौर से सुनने के बाद रक्षा मंत्री बोले, रक्षा सचिव जी के एस्कोर्ट में जो कमांडोज तैनात हैं उनका हेड बता रहा है कि उनके साथ बहुत बुरी गुजरी है और क्या बुरी गुजरी है उसे बताने के लिए वो यहाँ आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद कमांडोज हेड वहां पहुंचा और सभी का अभिनंदन करके उसने बताना शुरू किया। रक्षा सचिव जी के रूप में जब हम उसे लेकर यहाँ से चले तो कुछ दूर जाकर अचानक उसने मुझसे कहा, गाड़ी को इंडिया गेट लॉन्च की तरफ ले चलो। लेकिन सर, हम तो रक्षा मंत्रालय जा रहे थे ना? हाँ, जा रहे थे, लेकिन वहां जाने से पहले हम एक बार ये देखना चाहते हैं कि हमारे देश के कमांडोज फोर्स कितनी ज्यादा चुस्त दुरुस्त है। मैं समझा नहीं सर। कमांडोज हेड ने हैरानी से कहा तो वो मुस्कुराता हुआ बोला, समझ जाओगे, गाड़ी इंडिया गेट के लॉन्च एरिया में ले चलो। उसकी बात मानकर मैंने सभी एस्कॉर्ट्स गाड़ियों को अपने पीछे इंडिया गेट लॉन्च में पहुंचने का आदेश दे दिया। ये आप क्या कह रहे हैं सर? वही जो तुमने सुना। तुम और सभी कमांडोज एक कतार में खड़े होकर यहाँ से लेकर विजय चौक तक यानी 1 किलोमीटर की दौड़ लगाइए। ये 1 किलोमीटर की दौड़ इसलिए है ताकि हम देख सकें कि हमारे कमांडोज कितने एक्टिव हैं। कमांडोज हेड ने हिचकिचाते हुए कहा, सॉरी सर, क्या दौड़ लगाने के लिए ये समय सही है? कमांडोज हेड की बात सुनकर वो गुस्से से गुर्राया। देखो, कौन सा समय सही है और कौन सा गलत है ये हमें मत समझाओ। वो करो जो हमने कहा। इट्स माय ऑर्डर। और फिर मरते क्या ना करते की तर्ज पर हम सभी कमांडोज ने उसकी बात मानी और 1 किलोमीटर की दौड़ लगाने निकल पड़े। जब हम दौड़ लगाकर वापस आए तब वहाँ कोई नहीं था।
हम सभी हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। तभी हेडक्वार्टर से मैसेज आया और हमें पता चला कि ये गड़बड़ हो गई है। इसमें तुम्हारे साथ बहुत बुरा गुजरने वाली क्या बात है? अधिकारी ने पूछा तो रक्षा मंत्री राजकुमार जवाब देने के लिए खुद बोल उठे। देश की सबसे सुरक्षित और ताकतवर कही जाने वाली ब्लैक कमांडोज फोर्स के जवानों को कोई भरी दोपहर में 1 किलोमीटर की दौड़ लगवा रहा है। भला इससे बुरी और क्या बात होगी? रक्षा मंत्री के इस सवाल ने सभी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि रक्षा मंत्री ने अपनी बात फिर बड़ी गंभीरता से कहना शुरू की। जो हुआ वो बड़ी ही प्लानिंग से हुआ। जो किया गया वो पूरे तरीके से ठोक बजाकर किया गया। ये सब कोई कमाल की बात नहीं है, बल्कि कमाल की बात तो ये है कि जो किया एक शख्स ने किया। और अब सवाल ये है कि हमारी आर्मी को, हमारी इंटेलिजेंस को गुमराह करके हमें इतनी बड़ी चोट देने वाला वो शख्स कौन है? रक्षा मंत्री ने जो सवाल किया था वही सवाल वहां मौजूद हर शख्स के दिमाग में घूम रहा था, लेकिन उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। भारत की सीमा से दूर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित आईएसआई के हेडक्वार्टर में अमेजिंग, मरहबा मरहबा। किसी की तारीफ करने के जितने भी शब्द मौजूद थे, उन सभी से आईएसआई हेडक्वार्टर का वो मीटिंग हॉल गूंज रहा था। इसी के साथ वो हॉल रह रहकर तालियों से भी गूंज रहा था, और ताली बजाने में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद शामिल थे। जब वो शोर शांत हुआ तो प्रधानमंत्री की वहां आवाज गूंजी, ना कहीं कोई गोली चली, न ही खून का एक कतरा बहा, फिर भी हमने हिंदुस्तान को इतनी बड़ी चोट दे दी। दिल नहीं भर रहा ये सब सुनकर। एक बार फिर सारी बातें सुनने की हमारी तमन्ना हो रही है। आपकी तमन्ना सिर आंखों पर वजीर आला। ये कहते हुए पाकिस्तान की थल सेना आर्मी चीफ आबिद जैदी ने खड़े होकर बोलना शुरू किया। कब, कहां और कैसे क्या हुआ, मैं एक बार फिर आपको सिलसिलेवार तफसील से बताता हूं। जिस दिन हिंदुस्तान के जांबाज ने हमारे बड़े प्लान को नेस्तनाबूद किया, उसी दिन से हमने हिंदुस्तान को एक बड़ी चोट पहुंचाने का फैसला कर लिया। और उसके लिए हमने अपनी आर्मी के उस सिपाही को तैयार किया जिसे हम सुपर कॉप के नाम से जानते हैं, जिसका काम करने का अपना तरीका है, जिसका दुश्मनों को चोट देने का अपना स्टाइल है। हमने जब इस बारे में उससे डिस्कस किया तो उसने हिंदुस्तान को जबरदस्त चोट पहुंचाने का प्लान बना लिया। उसका सारा प्लान सुनकर हम दंग रह गए। हमने उससे हैरानी से कहा, ये तो शेर के मुंह में हाथ डालकर उसका गोश्त छीन लेने वाला काम होगा। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? जवाब में वो पूरी तसल्ली देते हुए हमसे बोला, इंशाल्लाह हर हाल में कर पाएंगे, और ऐसा करके हम हिंदुस्तान के मुंह पर एक ऐसा तमाचा मारेंगे जिसकी गूंज उन्हें बरसों तक सुनाई देगी। लेकिन तुम अकेला ऐसा कैसे करोगे? ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए जनाब, सिर्फ मैं अकेला ही इस काम को अंजाम तक पहुंचा दूंगा। आप मुतमईन रहिए जनाब, मैं न सिर्फ आपको ऑपरेशन पाक साफ की सारी ब्लूप्रिंट्स लाकर दूंगा, बल्कि उस सारे ऑपरेशन को ऐसा मलियामेट भी कर दूंगा कि हिंदुस्तान फिर कभी उसके बारे में सोचेगा भी नहीं। अच्छा, क्या प्लान है तुम्हारा, और उस प्लान में तुम्हें हमारी क्या हेल्प चाहिए, ये तो बताओ। उसने पूरे इत्मीनान से जवाब दिया। सच पूछिए तो मेरे दिमाग में अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह जो मैंने सोचा है उसके जरिए मैं जल्द ही कोई ना कोई फुल प्रूफ प्लान बना लूंगा। पहले प्लान बन जाए, फिर मुझे आपसे क्या हेल्प चाहिए वो भी बता दूंगा। इतना कहकर वो चला गया। 10 दिन बाद वो फिर कुछ तस्वीरों और नाम के साथ वापस आया और उन तस्वीरों को मेरे हाथ में थमाकर बोला, मुझे अपने मिशन में आपसे 2 कामों के लिए हेल्प चाहिए। पहला तो जो तस्वीरें मैंने आपको दी हैं उनके ऐसे फेस मास्क बनवा दीजिए जिन्हें कोई भी नकली साबित ना कर सके, और दूसरा मैंने जो नाम दिए हैं उनकी पूरी लाइव स्टोरी मुझे अवेलेबल करवा दीजिए। हो जाएंगे, तुमने जो 2 काम मुझे बोले हैं वो हो जाएंगे। और कुछ? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस ये दोनों चीजें मुझे मुहैया करवाएं और फिर आराम से बैठकर मेरे मिशन की सक्सेस का इंतजार कीजिए। और हाँ, एक और चीज कीजिए, आप हमारे हक में दुआ कीजिए कि पाक परवरदिगार हमें अपने मिशन में कामयाब करे। आमीन आमीन आमीन। उसके बाद हमें सबसे पहले उसने जो तस्वीरें दी थी उसके मुखौटे बनवाने शुरू कर दिए, और फिर बहुत से एजेंट्स को हमने सारी जानकारी पता करने के लिए लगा दिया। जब सारी जानकारी हमारे पास आ गई तो हमने एक फाइल के रूप में उसे सौंप दी। उस फाइल को अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद वो कुछ दिनों के लिए हिंदुस्तान के जम्मू और कश्मीर को विजिट करने के लिए चला गया, और जब वापस आया तो हमसे बोला,
मैंने हिंदुस्तान को हिट करने का सारा प्लान बना लिया है जनाब। क्या आप सुनना चाहेंगे? क्यों नहीं, हम तो तुम्हारा प्लान सुनने के लिए मरे जा रहे हैं। फिर उसने हमें अपना प्लान बताया और अपने प्लान पर काम करने के लिए उसने 26 जनवरी का वो समय भी मुकर्रर किया। यानी जिन दिनों वो जम्मू और कश्मीर गया था उन दिनों वो ये सारी मालूमात करके आया था। जी मोहतरम जनाब, जम्मू कश्मीर जाकर उसने न सिर्फ ये जरूरी मालूमात हासिल की बल्कि साथ ही उन मालूमात के बदौलत अपने मिशन को कैसे अंजाम देना है इसका भी सारा रोड मैप प्लान बनाया। उसके बाद हम उसके मिशन की कामयाबी का इंतजार करने लगे और हमारा वो इंतजार उस दिन खत्म हुआ जिस दिन उसने ऑपरेशन पाक साफ फाइल की सारी तस्वीरें हमें भेज दी। उसने ऐसा कैसे किया? अपनी आंखों में लगे उन स्पेशल सॉफ्ट लेंसेज की वजह से जो उसकी आंखों की पुतलियों में लगे हुए थे। वो लेंसेज असल में शक्तिशाली कैमरे थे जो उसकी पलक झपकाते ही तस्वीरें ले लिया करते थे। उन्हीं कैमरों की वजह से हमें न सिर्फ ऑपरेशन पाक साफ नाम की फाइल में मौजूद हर प्लान, हर ब्लूप्रिंट्स की तस्वीरें मिली बल्कि हिंदुस्तान के कई गुप्त ठिकानों की तस्वीरें भी मिल पाई। ये सुनकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के मुंह से अपने आप तारीफ के वो शब्द निकल पड़े। उम्दा, बेहद उम्दा। ये तो कुछ भी नहीं जनाब, आगे का वाकया तो और भी ज्यादा दिलचस्प और उम्दा है। अच्छा, वो भी बताओ। ऑपरेशन पाक साफ की फाइल की फोटो हमें भेजकर और राइटिंग इरेजर केमिकल उस फाइल के हर पन्ने पर करके जैसे ही वो हटा वैसे ही उसे लगा कि हिंदुस्तानी रक्षा सचिव उस पर शक कर सकता है। वो समझ गया कि गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए वो रक्षा सचिव को अपनी बातों में उलझाकर उसके पांव छूने के लिए झुका। ऐसा करते ही उसने उन माइक्रो पिन्स को रक्षा सचिव के पैरों के गोश्त में पहुंचा दिया जो पलक झपकते ही हाथी तक को बेहोश करने की कुव्वत रखती थी। रक्षा सचिव को बेहोश करने के बाद उसने रक्षा सचिव का मुखौटा अपने चेहरे पर लगाया और उसके कपड़े पहनकर उसका जैसा हुलिया बनाकर उसी की बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर उसी के एस्कॉर्ट्स की सुरक्षा के घेरे में रहकर वहां से दूर निकल आया और फिर वहां के ब्लैक कैट कमांडोज को दोपहर में दौड़ लगवाने के चक्कर में उनकी आंखों में धूल झोंककर पहले से ही बने अपने नकली पासपोर्ट की मदद से आराम से वापस पाकिस्तान आ गया। सब कुछ मंत्र मुक्त से सुनते पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बोल उठे, कमाल है, मुझे तो ये सब किसी जेम्स बॉन्ड की फिल्म की कहानी लग रही है। जी मोहतरम जनाब, इसे जो भी सुनेगा कहानी ही कहेगा, लेकिन ये कहानी नहीं, हकीकत है। वो हकीकत जिसे हमारे एक सिपाही ने ही अंजाम दिया है। उस सिपाही का नाम क्या है? हमारे उस जाबाज का नाम नबी अहमद शाकिर है। हम नबी अहमद शाकिर से मिलना चाहेंगे, उसके किसी ऐसे कारनामे के साथ जो हमें बता सके कि वो आसमान से उतरी कोई शख्सियत नहीं बल्कि जमीन पर रहने वाला हम जैसा इंसान है। अगर मोहतरम जनाब यही चाहते हैं तो उनकी तमन्ना पूरी होगी। नबी अहमद शाकिर मोहतरम जनाब से एक कारमसाज तरीके से आकर मिलेगा। पाकिस्तानी पीएम हाउस के बाहर जैसे ही वो मर्सिडीज कार आकर रुकी वैसे ही वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी सतर्क नजर आने लगे। कार से जो हस्ती उतरकर बाहर सुरक्षा कर्मियों को नजर आई उसे सबने बखूबी पहचाना। न्यूक्लियर मैन? एक सिक्योरिटी गार्ड ने जब सामने वाले का नाम बड़े ही सम्मान से लिया तो दूसरे ने पूछा, कौन न्यूक्लियर मैन? वो जो सामने से आ रहे हैं, अपने देश के महान वैज्ञानिक मोहतरम जनाब प्रोफेसर आतिफ रशीद साहब। 1998 में इन्हीं की सदारत में बलूचिस्तान में हमारे देश ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तभी से इन्हें हमारे देश में न्यूक्लियर मैन के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर मैन के नाम से मशहूर प्रोफेसर आतिफ रशीद नामक वो 60 वर्षीय व्यक्ति सिक्योरिटी ऑफिस के पास पहुंचकर बोला, देखिए, वजीर आजम साहब से हमारी मुलाकात का वक्त मुकर्रर है, आप हमें जानते तो होंगे ही। जवाब में सिक्योरिटी चीफ के शब्दों में भरपूर सम्मान नजर आया। जी मोहतरम जनाब, पाकिस्तान में आपको कौन नहीं जानता, आप ही तो वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को उन देशों के बराबर खड़ा कर दिया है जिनके पास परमाणु बम है। और मुझे मालूम भी है कि आज वजीर आजम साहब से आपके मिलने का वक्त भी मुकर्रर है और आप उस मुकर्रर वक्त से 3 मिनट पहले भी आ गए हैं। लेकिन हजूर, बुरा मत मानिएगा, आपको बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से गुजरना ही होगा, प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल्स और रूल्स किसी भी देश की शान होते हैं, किसी को भी उनके खिलाफ जाने का कोई हक नहीं है, फिर चाहे वो पाकिस्तान का ऑर्डिनरी बाशिंदा हो या हम जैसा न्यूक्लियर मैन। आई विल फॉलो एवरी प्रोटोकॉल।
आप अपना काम करें। शुक्रिया जनाब, इस जर्रा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी सिस्टम को पार करने के बाद प्रोफेसर आतिफ रशीद को प्रधानमंत्री के ऑफिस में उनसे मिलने के लिए भेज दिया गया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने प्रोफेसर आतिफ रशीद का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया। खुशामदीद, खुशामदीद। हम आपके बहुत मशकूर हैं प्रोफेसर साहब। आप हमारे बुलावे पर हमसे मिलने यहाँ पहुँचे। हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। जवाब में प्रोफेसर आतिफ रशीद बेहद मनमोहक ढंग से मुस्कुराकर बोला, आपके इस्तकबाल का शुक्रिया वजीर आला साहिब, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम इस जर्रा नवाजी के काबिल हैं। कैसी बातें कर रहे हैं जनाब, आप हमारे देश के वो न्यूक्लियर मैन हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया में हमारे देश के नाम का परचम बड़ी ही शान से लहरा रहा है, और आप कह रहे हैं कि आप हमारे इस इस्तकबाल के काबिल नहीं हैं। अगर हम न्यूक्लियर मैन होते तो ये बात हरगिज ना कहते। प्रोफेसर आतिफ रशीद ने यह बात मुस्कुराकर और बहुत ही सहज ढंग से कही थी, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई बम फोड़ दिया गया हो। उनके मुंह से हैरानी से लबालब भरे स्वर निकले। आप कहना क्या चाहते हैं, हम समझे नहीं। सामने लगी स्क्रीन पर कैमरे के जो व्यूज नजर आ रहे हैं, उनमें सिक्योरिटी एंट्रेंस गेट वाले कैमरे को फुल स्क्रीन जूम करके देखिए, सब समझ में आ जाएगा। हैरत में डूबे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने वैसा ही किया, और जैसे ही सिक्योरिटी एंट्रेंस गेट का व्यू सामने की स्क्रीन पर पूरी तरीके से जूम होकर नजर आया, वैसे ही वो हैरत से ऐसे उछला जैसे उसका पांव दहकते अंगारे पर पड़ गया हो। ये हम क्या देख रहे हैं? सिक्योरिटी एंट्रेंस गेट पर तो न्यूक्लियर मैन जनाब प्रोफेसर आतिफ रशीद नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही, 3 मिनट पूरे हो चुके हैं और न्यूक्लियर मैन जनाब आतिफ रशीद आपसे फिक्स की गई अपॉइंटमेंट के लिए आ पहुंचे हैं। न्यूक्लियर मैन जनाब प्रोफेसर आतिफ रशीद एंट्रेंस गेट पर मौजूद हैं? तो फिर आप, मेरा मतलब कौन हो तुम? बताऊंगा। बराए मेहरबानी पहले आप सिक्योरिटी एंट्रेंस गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को बताइए कि जो वहां मौजूद हैं वही असली प्रोफेसर आतिफ रशीद हैं। कहीं सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें कुछ कह दिया तो न्यूक्लियर मैन की शान में गुस्ताखी हो जाएगी। हैरानी के सागर में डूबा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री वही करता चला गया जो उसे आदेश किया गया, जबकि उन्हें आदेश देने वाला अपने चेहरे से प्रोफेसर आतिफ रशीद का चेहरा उतारने में व्यस्त हो गया। और अब जहां कुछ पलों पहले प्रधानमंत्री को अपने सामने 60 साल के प्रोफेसर आतिफ रशीद नजर आ रहे थे, वहीं इस वक्त उनकी जगह एक 28 साल का गठीले शरीर और आकर्षक व्यक्तित्व वाला नौजवान खड़ा दिखाई दे रहा था, जिसके चेहरे पर अभी भी एक शानदार मुस्कान अटखेलियां करती हुई नजर आ रही थी। कौन हो तुम? पलक झपकते ही सिक्योरिटी बेल बजाने के साथ ही प्रधानमंत्री ने सवाल दागा। जवाब में वो नौजवान मुस्कुराते हुए बोला, वही जिससे मिलने के आप ख्वाहिशमंद थे। प्रधानमंत्री के मुंह से स्वयं ही निकला, शाकिर, नबी अहमद शाकिर। जी आली जनाब, नबी अहमद शाकिर। जवाब देते हुए नौजवान ने अपने सीने पर हाथ रखकर न सिर्फ सम्मान में अपना सिर थोड़ा सा झुकाया, बल्कि एक तगड़ा सल्यूट भी ठोका। ठीक तभी वहां हथियार बंद कमांडोज का एक पूरा जत्था आ पहुंचा। पलक झपकते ही उन सभी कमांडोज ने नबी अहमद शाकिर नाम के उस नौजवान को गन पॉइंट पर ले लिया, और अब वे कमांडोज कुछ और कर पाते उससे पहले ही प्रधानमंत्री की आवाज ने उन्हें रोक दिया। रिलैक्स एवरीबॉडी, इस नौजवान से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी गलती से सिक्योरिटी बेल बज गई थी। आप सबका यहाँ पहुँचने के लिए शुक्रिया। आप वापस जा सकते हैं। ये सुनकर सभी कमांडोज वापस लौट गए तो प्रधानमंत्री नबी अहमद शाकिर की तरफ पलटे। हमें याद आया, आर्मी चीफ आबिद जैदी साहब ने कहा था कि जब तुम हमसे मिलने आओगे तो ये बात भी साबित करोगे कि तुम आसमानी फरिश्ते नहीं, इंसान हो। और न्यूक्लियर मैन मोहतरम जनाब प्रोफेसर आतिफ रशीद के भेष में हमारे सामने आकर तुमने ये बात साबित भी कर दी। कैसे ये सब किया? न्यूक्लियर मैन जनाब प्रोफेसर आतिफ रशीद साहब जितनी सादगी से रहते हैं, उसके चलते उनके फिंगरप्रिंट्स और उनके दूसरे बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन को कॉपी कर लेना और उन्हें फिर से मैनिपुलेट कर लेना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। हाँ, ये जान लेना थोड़ा मुश्किल जरूर था कि आज 10 बजे पीएम हाउस में उनकी आपके साथ 1 बजे की अहम और सीक्रेट मीटिंग है, लेकिन मुश्किल काम को करने में मुझे बहुत मजा आता है आली जनाब। इसीलिए मैंने कल प्रोफेसर साहब का असिस्टेंट बनकर उनके मोबाइल का सारा डाटा ट्रैप कर लिया, जिससे मुझे आपकी और प्रोफेसर साहब की मीटिंग के बारे में पता चला और मैं आपसे मिलने यहाँ आ पहुँचा।
मैं जानता था प्रोफेसर साहब अपने टाइम के बड़े पंचुअल हैं और ये भी जानता था कि अगर मैं वक्त से बहुत पहले यहाँ आ पहुँचा तो सिक्योरिटी गार्ड्स का मुझ पर शक हो जाएगा। इसीलिए मैंने और प्रोफेसर साहब के यहाँ पहुँचने में सिर्फ 3 मिनट टाइम का फर्क रखा। काश आपके सिक्योरिटी गार्ड्स इन 3 मिनट्स के फर्क को नोट कर लेते तो मैं यहाँ कभी ना पहुँच पाता। वो नहीं नोट कर सकते थे क्योंकि वो तुम जैसे करिश्माई नहीं है, तुम जैसे शातिर दिमाग नहीं है, वो नबी अहमद शाकिर नहीं है। प्रधानमंत्री के मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द उत्तेजना से भरा हुआ था। हमें तुम्हारा हर स्टाइल पसंद आया, हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं। ठीक तभी प्रोफेसर आतिफ रशीद भी वहां आ पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। प्रधानमंत्री प्रोफेसर आतिफ रशीद की तरफ पलटे और गर्म जोशी से बोले, खुशामदीद। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारी मुलाकात पाकिस्तान के 2 नायाब हीरों से एक साथ हो रही है और इंशाअल्लाह आज की ये मुलाकात हमारे दुश्मनों के मंसूबों पर ऐसा पानी फेरेगी कि वो उसी में डूब मरेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने प्रोफेसर आतिफ रशीद से कहा, इसका नाम नबी अहमद शाकिर है और ये हमारी पाकिस्तानी आर्मी का एक जाबाज सिपाही है। आप जिसकी तारीफ कर रहे हैं वजीर आला, वो जरूर एक्स्ट्राऑर्डिनरी शख्स होगा। हमें फक्र है तुम पर नौजवान। आपको फक्र होना ही चाहिए मोहतरम जनाब, और उस समय तो आपका ये फक्र करोड़ों गुना ज्यादा बढ़ जाएगा जब इसकी हेल्प से आपका सपना पूरा हो जाएगा। अब प्रोफेसर आतिफ रशीद बुरी तरह से चौंके। हमारा सपना पूरा करेगा ये नौजवान? क्या बात कर रहे हैं वजीर आला? आप शायद हमारे सपने के बारे में पूरा जानते नहीं हैं। हम प्रधानमंत्री प्रोफेसर आतिफ रशीद की बात काटते हुए बोले, देखिए, हम आपके सपने के बारे में सब जानते हैं और आज से नहीं जानते बल्कि तब से जानते हैं जब हमारे अब्बा हुजूर पाकिस्तान के वजीर आला थे। आपके सपने यानी सुपर अल्ट्रा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के बारे में कई बार हमने अब्बा हुजूर के मुंह से सुना था। फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि आज तक कोई भी पाकिस्तानी सरकार हमारे उस सपने को पूरा करने के लिए लाख कोशिशों के बाद भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाई है। जानते हैं, ये सब भी हम जानते हैं और यही सब जानते बूझते हुए हम कह रहे हैं कि इस नौजवान सिपाही के बल पर आप अपना 30 साल पुराना सपना पूरा कर सकते हैं। कमाल है, ऐसा क्या है इस नौजवान सिपाही में जिसके लिए आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं जनाब? प्रोफेसर आतिफ रशीद के सवाल का जवाब देते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की उत्तेजना कतई कम न हुई। हम अब भी कह रहे हैं मोहतरम जनाब कि हम सब जानते हैं, लेकिन आप इस नौजवान सिपाही के बारे में नहीं जानते। ये करिश्माई है, खुदाई है। ये दुश्मनों के हौसलों को नेस्ते नाबूद करता है, उनकी हिम्मत को तोड़ डालता है, उनके इरादों को मार देता है और ऐसा करने के लिए ये ना तो खून का कोई कतरा बहाता है और ना ही किसी गोली बारूद का इस्तेमाल करता है। सिर्फ अपने आला दिमाग की बदौलत ये ऐसा करता है। अपनी फौज का ये अकेला ऐसा नायाब सिपाही है प्रोफेसर साहब, जो अकेला ही सैकड़ों पर भारी पड़ता है। 1 मैन आर्मी, आप इसे 1 मैन आर्मी कह सकते हैं। अब नबी अहमद शाकिर नाम के उस नौजवान सिपाही को प्रोफेसर आतिफ रशीद ने भी ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। क्या ये सचमुच ऐसा ही है जैसा आप बता रहे हैं? जो हमने बताया है उससे भी ज्यादा करिश्माई, उससे भी ज्यादा शातिर, जिसका एक नमूना हमने अभी अभी अपनी आंखों से देखा है। मैं आपको सारी बात बताता हूँ, तब शायद आप इसके बारे में कुछ समझ पाएं। ऐसा कहकर प्रधानमंत्री ने नबी अहमद शाकिर के बारे में प्रोफेसर आतिफ को सब कुछ बताना शुरू कर दिया। सब जान लेने के बाद प्रोफेसर आतिफ रशीद की भी हालत प्रधानमंत्री जैसी ही थी। हैरानी के सागर में डूबते उतरते उन्होंने भी सामने सावधान खड़े उस नौजवान सिपाही से वो सवाल किया, तुमने बताया कि तुम मेरे असिस्टेंट इरफान मलिक बनकर मुझ तक पहुंचे, तुम ऐसा कैसे कर पाए? ये सब मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैंने आपके असिस्टेंट इरफान मलिक के रूटीन की रेकी की तो मुझे पता चला कि इरफान मलिक आपका वो असिस्टेंट है जो आपके फोन और आपकी डेली रूटीन को हैंडल करता है। उसी रेकी में मैंने ये भी जाना कि वो 1 घंटा लंच के समय आपसे अलग रहता है, क्योंकि लंच करने के लिए वो पास ही के एक फेवरेट होटल पे जाता है जहाँ से वो 1 घंटे से पहले वापस नहीं आता। आपको याद होगा प्रोफेसर साहब कि कल इरफान मलिक 1 घंटे से 15 मिनट पहले ही वापस आ गया था। हाँ तो ये प्रोफेसर साहब कि कल 15 मिनट पहले आपके पास पहुंचने वाला वो शख्स आपका असिस्टेंट इरफान मलिक नहीं, बल्कि उसके भेस में आपका ये खाकसार था।
क्या आप बात कर रहे हो? बात गुस्ताखी भरी जरूर है जनाब, लेकिन सच बात यही है कि मैं 15 मिनट पहले इरफान मलिक बन के आपके पास पहुंचा। जब तक आपके रियल असिस्टेंट के वापस आने का वक्त हुआ, मैं अपना काम करके वापस भी जा चुका था, क्योंकि आपके फोन को टैप करके वापस लौटने में मुझे इतना ही वक्त चाहिए था। कमाल है, हमारे साथ ऐसा हुआ है इसका गुमान तो हमें सपने में भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम ऐसा कैसे कर लेते हो? माना कि आज के इस साइंस के जमाने में किसी का भी फेस मास्क बना लेना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन किसी का गेटअप, किसी के हाव भाव और किसी की आवाज, ये सब कैसे कर पाते हो? अल्लाह के फजल से और अपने हुनर से मैं बचपन से ही स्टेज ड्रामा आर्टिस्ट रहा हूँ। किसी की भी एक्टिंग कर लेने और एक बार किसी की आवाज सुन लेने के बाद हूबहू उसकी आवाज निकालने का गजब का हुनर अल्लाह ने मुझ में कूट कूट कर भरा हुआ है। बस इसके लिए मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है। और रही बात किसी के गेटअप को पा लेने की, तो वो तो और भी आसान है। आप देख रहे हैं कि टेक्निक की बदौलत मरियल हीरो भी अपनी 6 पैक वाली बॉडी बना लेता है और एक मोटे पेट वाला हीरो 18 साल का नौजवान और 90 साल का बूढ़ा बन जाता है। ये तो कमाल है, और तुम तो उससे भी बड़े कमाल हो। आपने सही कहा जनाब, और इन सब से भी बड़ा कमाल ये है कि ये कमाल हमारे पास मौजूद है। इसीलिए हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि ये आपके सपने को पूरा कर दिखाएगा। आपकी दुआ रही तो ऐसा भी हो जाएगा। मतलब सीधा है मोहतरम जनाब, अल्लाह ने अपने फजलो करम से मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपने वतन की खिदमत कर सकूं, और अगर आप जैसों की दुआएं मेरे साथ ना हो तो ऐसा हरगिज नहीं कर पाऊंगा। नबी अहमद शाकिर के इस जवाब ने प्रधानमंत्री और प्रोफेसर आतिफ रशीद को मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दिया। शाबाश, हमें लगता है तुम वो काम कर पाओगे जिसे आज तक कोई भी पाकिस्तानी नहीं कर पाया, और वो काम हमारे सपने को पूरा करने वाला काम है। फिर प्रोफेसर